गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ 11 हिमप्रलय पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं जयंत नार्लिकर, डॉक्टर जयंत नार्लिकर। ओके, सर्वप्रथम मैं लेखक जीवन परिचय पर प्रकाश डाल रही हूँ, जो इस प्रकार है। ठीक, वैज्ञानिक लेखक के क्षेत्र में डॉक्टर जयंत नार्लिकर का स्थान प्रमुख है। उनका जन्म जो है कोल्हापुर में 1938 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रेड होयल के साथ खगोल संबंधित क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण शोध कार्य किया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने भारत की शोध संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी अनेक शोध कार्य किए। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, वो आप स्वयं मार्क करिएगा और उनको याद करिएगा। ठीक है, जैसे जीवन परिचय कब और कहाँ हुआ, उसके अलावा शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की। इसके अलावा और क्वेश्चन बनेगा शोध कार्य वाला, और बनेगा कि इन्होंने भारत में शोध संस्था का नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है ना, जहां उन्होंने शोध कार्य किया अनेक प्रकार के। अब इनकी रचनाएं डॉक्टर जयंत नार्लिकर ने अपने अनुसंधान कार्य के साथ साथ हिंदी, मराठी और अनेक विज्ञान कथाएं एवं उपन्यास लिखे। अब इनकी जो रचना है आगंतुक, धूमकेतु, विज्ञान, मानव, ब्रह्मांड आदि साहित्यिक रचनाएं हैं। उसके अलावा डॉक्टर जयंत नार्लिकर को वैज्ञानिक खोजों के लिए स्मिथ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके अलावा और कौन सा, एडम्स पुरस्कार प्राप्त हुआ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी मिली। ठीक है, ये तो आपका जीवन परिचय हो गया। अब मैं आपके सार पर प्रकाश डाल रही हूँ। कम शब्दों में ही इसका सार बताऊंगी, लेसन आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर जयंत नार्लिकर के द्वारा। हिम प्रलय, हिम प्रलय से आपको क्या पता चल रहा है? हिम मतलब बर्फ, प्रलय मतलब अत्यधिक प्रलय वाली स्थिति उत्पन्न करने वाला बर्फ की वर्षा। ठीक है, तो जो डॉक्टर जयंत नार्लिकर हैं, उन्होंने ये एक विज्ञान कथा लिखी है। इसमें लेखक ने हिमप्रलय से होने वाले महाविनाश को रेखांकित किया है। ठीक है, इस विषय में लेखक का क्या कहना है? लेखक का कहना है कि हिमप्रलय का आगमन भारतीय वैज्ञानिक की भविष्यवाणी राजीव शाह के एक लेख की अधिक चर्चा हो रही थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे हिमप्रलय मानने को तैयार नहीं थे। विदेशी पत्रकारों से एक भेंट वार्ता में डॉक्टर बसंत चिटनीस ने चेतावनी दी थी कि आपकी गर्मियों में एक बर्फ को भुलाए नहीं। ठीक, भुलाए नहीं भूल सकते, मतलब ऐसी परेशानी आने वाली है, क्योंकि अगली सर्दियां इतनी भयंकर होंगी कि बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं लेगी। जो अब ठंड आने वाली है वो इतनी खतरनाक होगी कि बर्फ पिघलेगा भी नहीं। हिम प्रलय प्रतिबंधक उपाय है, वह महंगा है, लेकिन फिर भी उस पर अभी से अमल कीजिए। लेकिन डॉक्टर चिटनीस की इस चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका मुख्य कारण क्या था कि उस समय मौसम सुहावना था। हमेशा की तरह भारत में मानसून पूरे जोरों पर था। फिर भी डॉक्टर चिटनीस बार बार चेतावनी दे रहे थे कि जिससे कोई नहीं सुन रहा था। केवल राजीव शाह ही उनके विश्लेषण से सहमत थे। जब डॉक्टर बसंत ने अपने नाम समुद्र विज्ञान के एक विश्वविख्यात संस्थान के संचालक द्वारा भेजे गए संदेश को राजीव शाह को पढ़कर सुनाया, तो राजीव शाह उसे सुनकर हैरान हो गए। डॉक्टर बसंत ने राजीव शाह को सलाह दी कि आने वाले साल इंडोनेशिया चला जाए। ऐसा इसलिए कि भूमध्य रेखा के पास ही बचने की कुछ गुंजाइश है। वह तो बांडुंग चले जाने ही वाले थे।
बम्बई वालों ने 2 नवंबर को आकाश का एक अपूर्व दृश्य देखा कि पूरे दिन आकाश में पक्षी उड़ते रहे। सभी पक्षी दक्षिण की ओर जा रहे थे। 4 नवंबर को अंतरिक्ष में स्थित उपग्रहों ने संदेश दिया, पृथ्वी के इर्द गिर्द वायुमंडल में हिमपात के आसार नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटों में अलग अलग बर्फ गिरने की संभावना है। इससे पहले पक्षी खतरे का अनुमान लगाकर भूमध्य रेखा तक सुरक्षित पहुंच चुके थे। अनेक शहरों में हुए भीषण हिमपात ने चारों ओर तबाही मचा दी थी। जापान, रूस, यूरोप, कनाडा जैसे विकसित देश भी इस तबाही से नहीं बच सके। अमेरिकी ऊर्जा समिति के सदस्य रिचर्ड होम्स ने राजीव शाह से डॉक्टर बसंत से मुलाकात की इच्छा व्यक्त करते हुए उनकी प्रशंसा की। 2 दिन बाद वे राजीव शाह को लेकर डॉक्टर बसंत के पास बांडुंग पहुंचकर अपनी शंका बताए। राजीव शाह ने डॉक्टर बसंत को कुछ टेलेक्स दिए। डॉक्टर बसंत ने पढ़ा, ब्रिटिश सरकार ने अपनी बची हुई जनता के 40% लोगों को केनिया में स्थानांतरित किया। स्थानांतरित करने का यह काम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मास्को तथा लेनिनग्राद खाली किए जा चुके हैं। सोवियत प्रधानमंत्री की घोषणा, जमीन के नीचे बनाई बस्तियों में 1 साल रह सकते हैं। इजराइल अध्यक्ष का क्या विश्वास था? उत्तर भारत की सभी नदियां जम चुकी हैं। डॉक्टर बसंत ने कहा, यह तो केवल शुरुआत है। पिछले वर्ष सिर्फ इसकी झलक मिली है, किंतु अगले साल पृथ्वी मनुष्यहीन हो जाएगी। होम्स के पूछने पर कि क्या इससे बचाव का उपाय है, डॉक्टर बसंत ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कहकर उन्होंने अपनी दराज से एक टंक लिखित लेख निकाला। उसका शीर्षक था, अभियान इंद्र पर आक्रमण। कन्याकुमारी से कुछ दूर स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का अग्निबाण प्रशिक्षण स्थल पर अनेक वैज्ञानिक विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे। प्रकल्प के प्रमुख तंत्रज्ञ ने बटन दबाया, उससे अनेक अग्निबाण अंतरिक्ष की ओर गए। उनका उद्देश्य तापमान पर नियंत्रण पाना था। अनेक देशों से इस प्रकार के उपग्रह छोड़े जाने थे, लेकिन डॉक्टर बसंत ने सबसे पहले वातावरण पर हमला बोला था। भूमध्य रेखा पर स्थित कई देशों से छोड़े गए विशालकाय गुब्बारे और उपग्रह अंतरिक्ष में लपक रहे थे। इसके साथ ही ऊंची उड़ानें भरने वाले हवाई जहाजों ने भी उड़ानें भरी। इस प्रकार चतुरंगी सेना ने वायु मंडल पर जबरदस्त हमला बोल दिया। अब प्रक्षेपण अस्त्रों के किए जाने वाले विस्फोटों के उपयोग ने उनकी विधायक शक्ति का स्थान धीमी गति से आग उगलने वाले विस्फोटों ने ले लिया था। अपनी सभी प्रकार की साधन सामग्री को परस्पर तनाव को भूलकर सभी देशों ने दांव पर लगा दी थी। फिर इस आक्रमण की सफलता के प्रति सभी सशंकित थे। इसका उत्तर मिलने लगा कि आखिर बर्फ पिघलने लगी थी। इसे देखकर सिपाही से होम्स ने डॉक्टर बसंत को फोन करके बधाई दी। फिर भी डॉक्टर बसंत को चिंता यह होने लगी थी, प्रकृति और इंसान की इस जीत के बावजूद इंसान को अनेक समस्याओं का सामना तो करना ही होगा। बर्फ पिघलने के बाद बाढ़ आएगी, पृथ्वी की जनसंख्या आधी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उस पर विजय तो पाई थी, लेकिन दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो यह तो आपका क्या हो गया, सार हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में बना के दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत सरल है, ये आप कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके।